हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक डिसीजन है बिहार इलेक्शंस के लिए एसआईआर की एक्टिविटी कंडक्ट करना। एसआईआर क्या है? एसआईआर होता है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बिहार इलेक्शंस कब हैं? कुछ ही महीनों में हैं, 2-3 महीनों में ही बिहार में इलेक्शंस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि वो न्यूज़ में आ जाएगी। हमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, वो न्यूज़ अच्छी है बुरी है उसमें नहीं जाना है, हमें पॉलिटिकल डिबेट नहीं करनी है। उस न्यूज़ से रिलेटेड आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बनते हैं। एक तो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक आपके इलेक्शंस का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट इलेक्शंस के क्वेश्चन में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनसे जुड़े हुए जो एक्ट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने से जो भी जजमेंट आएगा, इसके ऊपर ये कोर्ट चले गए हैं, तो जो भी जजमेंट आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन से पहले आने का क्या मतलब है? आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 को छेड़ा जा रहा है। मैं भी आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है ये सब। समझ में आया? तो ये न्यूज़ आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आज ये न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या हो रहा है कि ये पॉलिटिक्स है या ये ज़रूरत भी है? द हिंदू की न्यूज़ है और ये आज ही की अपडेटेड न्यूज़ है सुबह की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो बिहार इलेक्टोरल रोल रिविजन जो है उसका केस सुनने वाले हैं। ठीक है, बिहार इलेक्टोरल रोल रिविजन वर्ड से समझ में आता है कि बिहार में जो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो आपके लोग वोट करेंगे, उनकी वोटर लिस्ट में किसी ना किसी टाइप की छेड़खानी होने वाली है। ठीक है, रोल्स का रिविजन होगा, कोई ना कोई नाम हटेगा, कोई ना कोई नाम जुड़ेगा। ओके, बेसिक न्यूज़ यही है। इसको ऑपोजिशन ने, ऑब्वियसली बात है ऑपोजिशन ही है जो अपोज करेंगे, और जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के साथ में खड़ी हुई है कि जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्या लग गया हाथ में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है एसआईआर फॉर बिहार इलेक्टोरल रोल्स ऑन 28 जून 2025। ये आपके बेसिक फैक्ट की न्यूज़ है। पहली ऐसी एक्सरसाइज है जो 2003 के बारे में अब हो रही है। इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि जो भी बिहार के वोटर लिस्ट में जो भी बिहार में वोट देने के वो हैं एलिजिबल हैं, वोट देने के लिए एलिजिबल कौन होता है? बिहार का रेजिडेंट होना चाहिए, है ना, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वो तो मेन पॉइंट है। 18 वर्ष से ऊपर की उसकी उम्र होनी चाहिए, है ना। पहले 21 वर्ष थी, फिर राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया। ये सब तो अपन को पता है, बहुत बेसिक सी नॉलेज की चीजें हैं। गुड। इन्होंने ये बोला है कि जो भी वोटर्स हैं उनको सबमिट करना है प्रूफ। क्या प्रूफ सबमिट करना है? कि उनकी खुद की और उनके पेरेंट्स की, एंड है, इंग्लिश वाला और नहीं है कि खुद की कर दो या फिर पेरेंट्स की कर दो, नहीं, खुद की और पेरेंट्स दोनों की डेट और प्लेस ऑफ बर्थ के जो आपके पास में प्रूफ होंगे, आईडी प्रूफ होंगे, वो आपको सबमिट करने हैं इस जुलाई से पहले, इस डेट से पहले 25 जुलाई 2025 से पहले। क्या क्या दे सकते हैं आप प्रूफ में? अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट और पैन कार्ड डिपॉजिट करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। क्या अलाउड नहीं है? आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा और आपका राशन कार्ड नहीं चलेगा, ये दोनों एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। ये तो ईसीआई ने बोला है कि ये काम करना है। ठीक है, तो एक्चुअली यही है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। 25 जून से 3 जुलाई के बीच में आपके ये फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 25 जुलाई तक एक डेडलाइन दे दी गई है कि आपको ये फॉर्म्स डिपॉजिट करने हैं विद प्रूफ। 1 अगस्त को आपका एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर दिया जाएगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर, ये जो महीना होगा अगस्त का, इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं, आप ईसी तक ले जा सकते हैं। आपके क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को सुना जाएगा और आपकी शिकायत को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और सितंबर 30 को फाइनल रूल्स को पब्लिश कर दिया जाएगा ताकि अक्टूबर नवंबर में आपके इलेक्शंस किए जा सके हैं। ये आपकी टाइमलाइन जो है, ईसीआई की दी हुई टाइमलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने डायरेक्ट ईसीआई की वेबसाइट से लिया है। बिहार इलेक्शंस, ठीक है, समझ में आ गया है ना। ये ईसीआई की टाइमलाइन है, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय की डेट्स के। डेट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आरएस के या यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बनेगा, लेकिन आपके लिए सीक्वेंस जरूरी है समझना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब कंट्रोवर्सी हुई क्यों है? कंट्रोवर्सी क्यों हुई है? ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक के नाम से जो पार्टीज एक जगह हैं इकट्ठे, उनको लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। इन्होंने एसआईआर को बैकडोर एनआरसी बोला है। एनआरसी सबको पता है क्या दिक्कत है, अभी मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एसआईआर को एनआरसी की तरह बताया गया है कि ये आपका एक तरीका है एनआरसी स्टेट में लाने का।
और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है ईसीआई के ऊपर और जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके ऊपर कि आप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उनका वोट देने का अधिकार छीनने की चाल चल रहे हैं। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन से हैं? आपके मस्लिम्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि बीजेपी जो है वो एंटी मस्लिम है। ठीक है, एंटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो फिर जो भी मुस्लिम्स होंगे उनके खिलाफ तो ज़रूर कोई ना कोई बीजेपी हरकत करेगी, इनका यही कहना है। दूसरी चीज़, दलित्स भी आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, आदिवासीज आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में आते हैं और बिहार में बहुत बड़ा पॉपुलेशन चंक है ओबीसीज का, तो बिहार की पॉलिटिक्स के लिए ओबीसी भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, क्लॉज 5B का एक कंसर्न है। क्लॉज 5B उस लिस्ट में से लिया गया है, उस अनाउंसमेंट में से लिया गया है जो ईसीआई ने एसआईआर के रूप में भी अनाउंस किया। उसका क्लॉज 5B जो है वो इनको परेशान कर रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा पावर दे दी है कि वो किसी भी जो भी उनके सामने वोट देने के लिए, वोटर आईडी प्रूफ देने के लिए आ रहे हैं, रजिस्टर कराने के लिए आ रहे हैं इलेक्टोरल रोल में, उनको आप सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईआरओ के पास में आपने ये पावर दे दी है और ये बहुत खतरनाक है कि आपने ईआरओ को इतनी बड़ी पावर दे दी कि वो किसी को भी फ्लैग कर सकते हैं कि भाई ये हमारा सिटीजन नहीं है, कोई इनोसेंट भी फंस सकता है। इनका ये आर्ग्यूमेंट है। तीसरा इनका आर्ग्यूमेंट है कि ये जो टाइमिंग है ना, ये हमें थोड़ी कम पसंद आ रही है। टाइमिंग क्यों कम पसंद आ रही है? पहली बात तो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के इतना पास में आपको ये सब क्यों करना है? टाइम नहीं है इतना, आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। ठीक है ना, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लग जाएगा और दूसरे काम जो इलेक्शन से पहले होने चाहिए उनमें आप ज़्यादा अच्छे से एक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन इनका दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे पर्सनली कम पसंद है, लेकिन इनका आर्ग्यूमेंट है, इन अ फ्लड प्रोन स्टेट लाइक बिहार विद वेरी हाई माइग्रेशन आप ये एक्टिविटी क्यों करा रहे हैं? बिहार की जितनी भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, बिहार की जितनी भी एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसका 20% माइग्रेंट पॉपुलेशन है। बिहार में काम नहीं है, बिहार के लोग बिहार से बाहर निकल के काम ढूंढ रहे हैं। इतने सारे लोग बिहार में अभी इस वक्त नहीं हैं, फिर वो नवंबर में वापस आए वोट देने के लिए और अभी आए अपना प्रूफ देने के लिए कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल से ना हटाया जाए। ठीक है, तो आप इतने पुअर लोगों को इतना क्यों मजबूर कर रहे हो? एक तो इनका खर्चा होएगा, दूसरा उनको कई जगहों से छुट्टी ना मिले तो। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने बोली है फ्लड प्रोन स्टेट। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, सबको पता है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ना? जब आपको पता है कि वो एक नदी है, वहां पर बाढ़ आएगी ही आएगी, तो उसका हमने कुछ इलाज क्यों नहीं निकाला? तो ये जो आपका जो सेंटेंस है, इन अ फ्लड प्रोन स्टेट लाइक बिहार, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई माइग्रेशन है, बहुत पॉवर्टी है, आप वहां पर ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? ये इनका तीसरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, कंट्रोवर्सी के बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि आखिर इनको परेशानी क्या है। गुड, इन कंट्रोवर्सी के पॉइंट्स को लेके ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इनका ये कहना है कि आप इन सभी आर्टिकल्स को वायलेट कर रहे हैं बिहार में एसआईआर की एक्टिविटी करा के। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 आपका राइट टू इक्वालिटी है, सबको समान अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ये तीनों आपके फंडामेंटल राइट हैं और ये दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। इन दोनों का फर्क आपको पता है, ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, सबको समान अधिकार है। तो इसमें अब वो डिसएनफ्रेंचाइज वाला पोर्शन जो है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वाला पोर्शन है, वो यहाँ पर आ जाएगा कि ये लोग ऑलरेडी अनपढ़ हैं, ऑलरेडी गरीब हैं, ऑलरेडी स्टेट में नहीं रहते हैं, तो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन कारणों से उनको एक तरह से डिसएडवांटेज रहती है, उनके ऊपर क्वेश्चन रहता है कि ये लोग पीछे ना रह जाएं कहीं और इनका नाम इलेक्टोरल रोल से कहीं हट ना जाए। तो आर्टिकल 14 अगर ऐसी एक्टिविटी होती है या ऐसा काम होता है तो आर्टिकल 14 वायलेट हो जाएगा, आप किसी का फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वोट देने का अधिकार आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इम्प्लिसिट है। मैं किसको वोट करना चाहती हूँ, कब वोट करना चाहती हूँ, मेरे को अपना वोट बदलना है, मैं पिछली बार मैंने किसको वोट किया, इस बार मैं किसको करूँ, ये सब मेरी चॉइस है, मेरी आज़ादी का हिस्सा है। एक्सप्रेशन, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मुझे किसको वोट देना है। ठीक है, ये जो इंक लगती है ना, ब्लू इंक, वो नेल पेंट की तरह काम नहीं करना है उसको, वो आपका सबसे बड़े अधिकारों में से एक अधिकार है। आर्टिकल 19 में इम्प्लिसिट है आपका वोटिंग राइट, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी या लिबर्टी। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। आप 21 कैसे छिन जाएगा? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अगर वो प्रूफ देने के लिए यहाँ तक आते हैं और पीछे से एम्प्लॉयर ने उनको रिमूव करके किसी और को एम्प्लॉय कर लिया,
तो आपने उनका राइट टू लाइफ छीन लिया। राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड आपका इम्प्लिसिट राइट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, ठीक है। तो आपने राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी उनकी छीनने की कोशिश की, ये फंडामेंटल राइट के वायलेशंस हैं। आर्टिकल 325 क्या कहता है? आर्टिकल 325 कहता है राइट टू, ये एडल्ट सफरेज है, राइट टू, हाँ, राइट टू हैव नेम इन इलेक्टोरल रोल, ये आर्टिकल 324 यानी कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है, उसके बाद में जो लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें अगर मैं देश की नागरिक हूं तो मुझे वोट देने का अधिकार है, ये बात लिखी हुई आर्टिकल 325 में है। और आर्टिकल 326 कहता है एडल्ट सफरेज। ये सफरेज का मतलब ये नहीं है कि परेशानियों को झेलना, सफर करना है। सफरेज, अडल्ट सफरेज का मतलब होता है, या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है सभी सिटीजन्स के लिए, है ना। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और भारत के नागरिक हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आपको आर्टिकल 326 में ये अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर एसआईआर होती है और लोगों को फ्लैग कर दिया जाता है कि ये हो सकता है हमारा सिटीजन ना हो, तो उस केस में आप उनका, देयर इज अ चांस कि वो आपका सिटीजन है लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपका सिटीजन नहीं है, तो आप उसका आर्टिकल 325 और 326 छीन रहे हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21 छीन रहे हैं। ये आपके लीगल वायलेशंस हैं, ये इनका कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है। किसका? ऑपोजिशन का। अब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट जो दिए गए हैं वो इस प्ली के ऊपर बेस्ड है। वो चाहते हैं कि ईसीआई का जो डिसीजन है ये एसआईआर वाला, इसको सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर दे और ये कह दे कि ये डिसीजन आर्बिट्रेरी है, मतलब मनगढ़ंत है, ओपेक है, यानी कि इसमें करप्शन होने के चांसेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और तीसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लीगल राइट्स अपन ने अभी अभी देखा कि लीगल वायलेशंस हैं। आर्टिकल 14, 19, 21, 325 और 326 को अगर वायलेट करेंगे तो ये आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। डिक्लेयर कर दो इसको, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ऐसे डिक्लेयर कर दे। और इन्होंने बोला है कि एसआईआर जैसी या एसआईआर जैसी दूसरी एक्टिविटीज जो हैं वो किसी और स्टेट में फ्यूचर में ना हो, ये भी कह दो कि भाई जो ये एसआईआर हो रही ना, इसके ऊपर तो स्टे लगा दो, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी दूसरे किसी स्टेट में कभी ना हो, ये भी कह दो, ठीक है। ये ऑपोजिशन की मांग है। कौन दो जजेस हैं? जस्टिस जॉय माल्या बागची, जॉय माल्या, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए जॉय माल्या बागची, ठीक है। जस्टिस बागची और जस्टिस धूलिया, इन दोनों के बेंच में ये केस सुना जा रहा है। अभी थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो ले आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो, अब आर्ग्यूमेंट्स एसआईआर के खिलाफ क्या हैं और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्यों कह रहा है कि ईसीआई जरूरी है, ईसीआई बिल्कुल सही है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो यही है कि एसआईआर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। मैंने आपको बता दिया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट नहीं किया गया, ठीक है। ठीक है, ईसीआई की डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन्फॉर्म भी ना करो कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो। आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, पार्टीज को कंसल्ट करना चाहिए था। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपने वोटर्स के ऊपर डाल दिया। वो लोग बेचारे जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं वो कहाँ से प्रूफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम उनको मान के चल रहे हैं कि ये डिसएडवांटेज हैं और इनको तो जरूर इस चीज से नुकसान होगा ही होगा। ये ऑपोजिशन की आर्ग्यूमेंट है। इसमें रिस्क है कि लॉन्ग टाइम वोटर्स जो हैं उनका नाम डिलीट कर दिया जाए। अगर वो हमेशा से वोट करते आ रहे हैं, 70-80 ईयर्स ओल्ड हैं, कुछ लोग 90 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे? उन्होंने उस टाइम एजुकेशन नहीं ली थी तो स्कूल सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे, ठीक है। कईयों के पास में फ़ोन नहीं है, यानी कि एड्रेस प्रूफ नहीं है, यानी कि उनके पास में कोई भी स्टेबल रेजिडेंस प्रूफ नहीं है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, हम 50 साल से यहीं रह रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, तो उनका नाम लिस्ट से हटने का खतरा बना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें एक तरह से इनका ये कहना है, इंजीनियर्ड एक्सक्लूजन वाली बात है। इनका ये कहना है कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी चाल है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। इनका क्या मानना है कि भाई मस्लिम्स डू नॉट वोट फॉर बीजेपी, सो इफ मस्लिम्स डू नॉट वोट फॉर बीजेपी तो ऐसा क्या किया जाए कि मस्लिम्स का नाम ही इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए। ये ऑपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है। ईसीआई ये बोल रहा है कि ये जो एसआईआर जो है वो बिल्कुल इंक्लूसिव एक्टिविटी है, इसमें किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंसल्टेशंस 10 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में किए गए थे 2 जुलाई को। अब या तो ये गड़बड़ बोल रहे हैं या फिर ईसीआई झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। तीसरी चीज, ऐसे वोटर्स जिनके डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए हैं या मिस हो चुके हैं या फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, उनके पास में एक ऑब्जेक्शन पीरियड दिया जाएगा 1 अगस्त से 1 सितंबर। ये जो महीना है
ये ऑब्जेक्शन पीरियड है, अपन ने देखा था अभी वहां पे टाइमलाइन वाले स्ट्रक्चर में। इस ऑब्जेक्शन पीरियड में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इंक्वायरी बिठाई जाएगी, हियरिंग होगी, आपको जबरदस्ती भेदभाव करके एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी वो वाली चीज भी जो आपकी शिकायत थी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वाली, वो भी आंसर हो जानी चाहिए। इन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसा नाम डिलीट नहीं कर दिया जाएगा जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी ना हो और किसी की शिकायत ना सुनी जाए, ठीक है। तो आप जो ये चाल खेलने वाला जो पॉइंट बोल रहे हैं वो भी हमने इसका इलाज निकाल दिया। ईसीआई का यही कहना है और इनका ये कहना है कि एसआईआर की जो एक्टिविटी है वो आर्टिकल 326 के साथ में काम करती है, ठीक है। हम इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो लोग वाकई में बिहार के लोग हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार हो। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो बिहार का नहीं है या बिहार का रेजिडेंट नहीं है या फिर इंडिया का ही सिटीजन नहीं है, वो वोट ना कर सके, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम तोड़ नहीं रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो लिस्ट क्लियर और प्योर हो, ठीक है। यही वर्ड यूज किया गया था, इसलिए मैंने यही वर्ड यूज किया है, प्योर वाला। हमारी इलेक्टोरल लिस्ट प्योर होनी चाहिए, ठीक है। अब एनआरसी और एसआईआर के जो कंसर्न्स हैं, एसआईआर मैंने आपको समझा दिया क्या है, एनआरसी देखते हैं। एनआरसी के लोग कुछ लोग एनआरसी से इतना नाराज क्यों हैं? एनआरसी से इसलिए नाराज हैं कि उनको ये सब लगता है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फियर ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट एंड एक्सक्लूजन, इसमें आएगा आपके डॉक्यूमेंटेशन के बैरियर्स। जिन लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, कोई 96 ईयर्स ओल्ड की महिला है, 90 ईयर्स ओल्ड की महिलाएं, पुरुष हैं, उनके पास में ना तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट होगा, 100 साल पहले कौन बर्थ सर्टिफिकेट बांट रहा था, गुड। उनके पास ना कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा, हो सकता है उनके पास में खुद के नाम से बैंक अकाउंट भी ना हो, वो अपने बच्चों के ऊपर या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उनके खुद के नाम से कोई बैंक का पेपर यानी कि पैन कार्ड भी नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड आपने लेने से मना कर दिया, राशन कार्ड आपने लेने से मना कर दिया, तो फिर अब वो क्या देंगे, ठीक है। तो अगर वो अपना प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो फिर आप उनको डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हो, यानी कि आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन का एक बैरियर लगा रहे हो। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है आपका इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं आपके? डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मैंने आपको पहले बता दिया, मसलिम्स हो गए, दलित्स हो गए और आदिवासीज हो गए, ये तो ऑल इंडिया लेवल पे इनको डिसएडवांटेज ग्रुप माना जाता है। बिहार में स्पेशली ओबीसीज को भी माना जाता है, ठीक है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ओबीसीज भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स की लिस्ट में आएंगे। नेक्स्ट, परसीव्ड एंटी मस्लिम बायस। अब एंटी मस्लिम बायस जो है उसमें सीएए वाली जो आपकी कंट्रोवर्सी याद है वो आएगी। तो सीएए और एनआरसी को लिंक करके देखा जा रहा है। अब टेक्निकली सीएए में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि इंडिया के मुस्लिम्स को कोई फिजिकल या किसी टाइप का कोई सिटीजनशिप का नुकसान है। उसमें यह है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं वो इस कानून के अंदर अपने आप को इंडिया का सिटीजन बनाने की अर्जी नहीं दे सकते, ठीक है। इसकी डेट क्या थी? दिसंबर 2014, यही थी ना, दिसंबर 2014 तक जो भी इंडिया आ गया है, अगर वो मुस्लिम नहीं है और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है तो उसको सिटीजनशिप मिलने में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर देंगे अपन, ठीक है। तो वहाँ के मुस्लिम्स के लिए ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। इसका रीज़न यही था क्योंकि उनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन के इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई जो वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन किया जाता है। तो अगर वो अपनी जान बचा के, अपनी इज्जत बचा के भाग रहे हैं तो उनको एक सेफ हेवन के रूप में इंडिया दिखना चाहिए, ये इसका रीज़न था। तो अभी जो एंटी मुस्लिम बायस है इसमें ये वाला लिंक देखा जा रहा है क्योंकि उस टाइम अपन ने देखा है कि कितना प्रॉब्लम हुआ था, कितने टाइम तक। शाहीन बाग वाला आपको इशू याद है ना, लगभग महीनों महीनों वो महिलाएं वहाँ पे बैठी थी इस लॉ के खिलाफ, ठीक है। तो ये वाला इसमें पॉइंट देखा जा रहा है। दूसरा इसमें पॉलिटिकल रेटोरिक जो है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बांग्लादेश से आए जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं सॉरी, वो इन स्टेट्स में आके छुप के बस गए। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल, लेकिन देखा गया है कि और भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट भी यही है कि बिहार में भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स आके सेटल हो गए हैं। तो ये इनके ऊपर एक पॉलिटिकल रेटोरिक की बात भी आती है। इसमें तीसरा एंटी मुस्लिम बायस में तीसरा पॉइंट आएगा आपका आसाम का एग्जाम्पल। आसाम में क्या हुआ? आसाम में एनआरसी कंडक्ट हुई 2019 में अंडर द गाइडेंस ऑफ, गाइडेंस नहीं, अंडर द वॉचफुल आई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की नज़र के अंदर आसाम में 2019 में एनआरसी कंप्लीट किया गया, लेकिन इसमें देखा गया कि कुछ 1.9 मिलियन ऐसा ही कुछ नंबर है,
इतने लोग आसाम के सिटीजन्स नहीं बताए गए, जबकि उनमें से कई लोग जो हैं वो ऑलरेडी आसाम में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वहाँ पर राशन ले रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट है, सब कुछ है, उनका प्रॉपर रेजिडेंस है, 100 साल पुराना रेजिडेंस है, उसमें रह रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी तो उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे भी देखे गए हैं कि एक ही फैमिली में जैसे 4 मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स में से एक तो मेंबर है एनआरसी में, लिस्ट में नाम है, और एक में नहीं, एक का नाम नहीं है। बच्चों में भी एक माइनर है तो उसका नाम नहीं है और जो मेजर है उसका नाम है, और बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो मुस्लिम्स का है। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश से आने वाले जो इलीगल इमिग्रेशन है उससे आसाम और वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, तो आसाम में ये प्रॉब्लम देखी गई थी। तो एंटी मुस्लिम बायस में सबसे पहले आसाम का एग्जाम्पल देखा जाता है कि आपने वहां पर लाखों लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया, एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया, और वो बेचारे कौन हैं उसकी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन एंड एथिकल कंसर्न्स। अब ह्यूमैनिटेरियन और एथिकल कंसर्न्स में सबसे बड़ा पॉइंट आता है आपका स्टेटलेसनेस का, ठीक है। स्टेटलेसनेस का आपका सबसे बड़ा पॉइंट है वो यहाँ के हैं नहीं, इनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया दीज पीपल आर नॉट इंडियन, ठीक है ना, ये हमारे पास में कुछ नाम है लिस्ट में और ये देश के नागरिक नहीं हैं, तो उनको बिहार में वोट करने का अधिकार नहीं है। वो वोट करने का अधिकार तो बाद की बात है, ये हमारे नागरिक नहीं है, इनको जहां से ये आए हैं वहां भेजो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया की कोई भी डिपोर्टेशन ट्रीटी साइन नहीं हुई है। तो अगर बांग्लादेश से आए हुए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजना है तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है उनको भेजने का, क्योंकि हमने बांग्लादेश के साथ में आज तक कोई डिपोर्टेशन ट्रीटी साइन ही नहीं करी, ठीक है। तो अगर आपने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडियन नहीं है, बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो उनका क्या करेंगे, तो वो स्टेटलेस हो जाएंगे। स्टेटलेस होते ही उनके जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जितने भी हैं वो सब छिन जाएंगे। तो वो हमारे लिए ना के बराबर एग्जिस्ट करते हैं, पर इंसान तो हैं, उनका क्या करना है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके ह्यूमैनिटेरियन और एथिकल कंसर्न्स में एक सबसे बड़ा पॉइंट वो जो मैंने आपको बताया आसाम के टाइम का, फैमिली सेपरेशन, वो फैमिली सेपरेशन वाला पॉइंट यहाँ देखा गया था, जैसे जैसे वीडियोस आई थी अभी भी दिल कांप जाता है उसको देख के। और तीसरा, बिहार के नज़रों में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो यहाँ पर इंसानियत को तार तार कर देने वाली हरकतें करी जा सकती हैं। ये पॉलिटिक्स है, ठीक है, ना आपसे छुपी है ना मेरे से छुपी है, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्शन से पहले आप ये कर रहे हैं तो आपके ह्यूमैनिटेरियन और एथिकल कंसर्न्स कोसी नदी में डुबकी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये डेंजरस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो पॉलिटिकल मिसयूज है, पॉलिटिकल मिसयूज का पॉइंट जो है मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑपोजिशन के क्रिटिक की। ऑपोजिशन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं, लेकिन अगर आप उनको ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं करके टाल देंगे, तो कुछ जेन्युइन लोग जो हैं वो हो सकता है इलेक्टोरल रूल से बाहर हो जाएं, स्टेटलेस हो जाएं, उनका फिर ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑपोजिशन का क्रिटिक जो है वो मैटर करता है। दूसरा इसमें आता है बिहार के इलेक्शंस का स्टेक, वापस क्या लिखना उसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। बिहार के इलेक्शंस स्टेक में आ जाएंगे, ठीक है, जिनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। हो सकता है कि फेवरेटिज्म का गेम खेल लिया जाए, तो जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए उनको इलेक्टोरल रोल की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाए, तो फिर वो वोट दे देंगे। तो फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। समझ में आ गया? अभी तक समझ में आ रहा है मुझे उम्मीद है। इसके अलावा नेशनल स्प्रेड का भी डर है कि ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन पूरे इंडिया के दूसरे स्टेट्स के लिए भी ले सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ममता बनर्जी जी को हो रही है कि ये अगली बार ये काम वेस्ट बंगाल में करेंगे। अब ये चीज़ इलीगल इमिग्रेशन जो है बांग्लादेश से आ रहा है, जो कि ममता बनर्जी का एक अच्छा खासा वोट बेस है, उनको ये लग रहा है कि इससे तो मेरे को पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नेशन वाइड इस प्रॉब्लम को स्प्रेड होने का भी खतरा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ जी, लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ थे। इसमें आसाम के लेसन्स की बात आती है। आसाम से हमने क्या सीखा? एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है ना, 40 से 50 हज़ार करोड़ का खर्चा आ सकता है कंट्री के ऊपर, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 1 लाख करोड़ का खर्चा भी बताया गया है, ये रुपीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये एनआरसी का फैसला ऐसा ही नहीं लिया जाता है, एनआरसी महंगा है करना देश के लिए, ओके। एक तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात आ जाती है। दूसरा, इसमें ऑल पार्टी कंसल्टेशन नहीं हुआ, तो
गलती बात है, मतलब जस्ट बिकॉज आप पावर में हो तो अपनी मनगढ़ंत आप अपना फैसला ले लोगे, ये तरीका ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। आपको सबको विश्वास में लेके कोई फैसला लेना चाहिए, वो वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसके नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्जेक्शंस। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन अपन ने अभी देखे, आर्टिकल्स कौन कौन से वायलेट होने के चांसेस हैं, 14, 19, 21, 325 एंड 326। ये तो डायरेक्ट आर्टिकल्स वायलेट होने के चांसेस हैं। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस तो यहीं कवर हो गए। लीगल वायलेशंस, अब इसमें लीगल वायलेशन में मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है। जुडिशियल प्रेसिडेंट है एक केस का, लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है इस न्यूज के कारण, वरना इस केस को कोई नहीं जानता था। लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 1995 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी इसमें, ठीक है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला लिया। कब? 1994 में। ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लैंडमार्क केस है इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर, ठीक है। क्या हुआ था इस केस में, शॉर्ट में देखते हैं। 1994 में बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मटिया महल, ठीक है। बिहार में एक जगह है, उसका नाम है मटिया महल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि 1994 की बात है कि ये जो मटिया महल वाली जगह है, यहाँ पर हम इलेक्टोरल रोल जो है उसको रिवाइज करेंगे। लगभग वही चीज है जो एसआईआर में हो रही है, ठीक है। ये पहले भी हो चुका है, ऐसे नजर से देख लो इसको। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर ज्यादातर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इलेक्टोरल रोल की लिस्ट से बाहर हो गए। अब फिर वो इन राइट्स को लेके, इन आर्टिकल्स को, इन राइट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए, लाल बाबू हुसैन जी और पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और फैसला निकाला। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये जो आपने ईसीआई ने एक्टिविटी करी है, 1994 की बात है, ये एक्टिविटी वायलेट करती है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को, क्योंकि इसमें भेदभाव हो गया। पूरे बिहार में नहीं हुआ, आपको मटिया महल से ही ऐसी क्या दिक्कत थी कि आपने वहीं किया, तो भेदभाव हो गया, आर्टिकल 14 वायलेट हो गया, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन थी, आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन था, ठीक है। मुझे नहीं पता वो ऊपर क्यों शिफ्ट हो गया, खैर। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस का जो यूज किया गया है डेटा इकट्ठा करने के लिए, वो पुलिस का यूज इम्प्रॉपर था, ठीक है ना। पुलिस जो है वो या तो करप्शन कर गई या फिर पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जो फाइन तरीके से पुलिस को बिल्कुल रोल में नेम बाय नेम इंक्वायरी करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, वो नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में इन तीनों चीज़ों को बोल दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोल दी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1994 का जो ये जो इलेक्टोरल रोल रिविजन है, क्योंकि ये वायलेट करता है ये सब चीज़ें, ये ठीक नहीं है, तो इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब नया इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का एक अपना काम स्टार्ट करो और उसको ट्रांसपेरेंट मेंटेन करो। उसमें ये सब चीज़ें, ये जो भेदभाव हैं यहाँ पर, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। इस रूलिंग का नाम लेके ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट चला गया आज, ठीक है। इनकी इमरजेंसी हियरिंग चल रही है एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तरह से डेजा वू की तरह देखो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? लीगल इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, ठीक है। सीधी सी बात है, जो लोग इसमें नहीं काउंट किए जाएंगे, चाहे उनके साथ में चीटिंग हो, चाहे उनको रीजनेबली इसमें काउंट ना किया गया हो, वो सोशल डिस्ट्रप्शन करने के वो हो जाते हैं, एक तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है। पॉलिटिशियंस उनको यूज़ कर सकती हैं कि जाओ इधर जाके दंगा कर दो, जाओ इधर जाके बदतमीजी कर लो। ये जो चीज़ें होती हैं, इनसे सोशल पीस, जो ब्रदरहुड है, जो हार्मनी है, उसको नुकसान पहुंचता है, और आपके इकोनॉमिक कॉस्ट भी इससे बढ़ जाती है। एक तो आपने एनआरसी जैसी एक्टिविटी करी, एसआईआर जैसी एक्टिविटी करी, उसमें ऑलरेडी पैसे लग रहे हैं, ऊपर से कोई सोशल डिस्ट्रप्शन हो गया, कहीं पे कोई राइट्स हो गई, कहीं पे कोई आर्सन हो गया, तो उससे और ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान होता है। और एसआईआर को बैकडोर एनआरसी बोला जा रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये है आपकी प्रॉब्लम पूरी। इतनी ही कहानी है, इतनी ही कहानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपके इस न्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो और मैंने कवर ना किया हो। इस न्यूज़ में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही ज़रूरी है।
इसके अलावा ये आपके एग्जाम के लिए इन 2 पेपर्स में इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस ऑफ पॉलिटी का क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, आर्टिकल 325 की क्लॉजेस क्या क्या हैं, 326 में क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की जा रही है। ये आर्टिकल्स डायरेक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्री एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और पूछेंगे कि ईसीआई को डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन से आर्टिकल में दी गई है। ये आपका डायरेक्ट फैक्ट का क्वेश्चन है, ये आपको आना जरूरी है, पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो जो आज तक मेजर आर्टिकल्स हैं, अच्छा जैसे अभी अपन ने लाल बाबू हुसैन की केस की बात करी, वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ही पार्ट होगा, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ही ये जजमेंट दिया था। वोटर इंक्लूजन, एसआईआर की बात हो रही है, डायरेक्ट एनआरसी की बात हो रही है, सीएए की बात हो रही है, ये सब कुछ वोटर इंक्लूजन में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके 325, 326 की है, और फंडामेंटल राइट्स आपके 14, 19 और 21 हैं, इस न्यूज से डायरेक्ट रिलेट करने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट जरूर करना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और हाँ ये क्वेश्चन बनता है, डिसेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। डिस्कस द चैलेंजेस इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया विद रेफरेंस टू रीसेंट इलेक्टोरल रूल रिवीजन। अब आप इसमें 2 चीजें मेंशन करेंगे, एक तो आप करेंगे डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं, ये डिसएडवांटेज ग्रुप्स कौन से हैं और ये डिसएडवांटेज क्यों हैं। इसके अलावा आप मेंशन करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाला जो आपका आर्टिकल है वो, उसके अलावा आप मेंशन करेंगे, जो ज्यादा डिटेल में आपको जाना है, कि कैसे पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, आपके बेसिक राइट का पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, ये चीज आपको यहां मेंशन करनी है। जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में ये चीज आ जाती है, आपके जो इलीगल इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अमेरिका में ट्रंप भी इसी चीज से परेशान है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसी चीज से परेशान है। ठीक है, तो इलीगल इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब या तो नॉर्थ ईस्ट से या वेस्ट बंगाल से या बिहार से, यूपी से ऐसी खबर नहीं आ रही है कि जो पकड़े गए हैं, बॉम्ब बना रहे थे, उनके पास में अवैध हथियार मिले हैं, या फिर वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त मिले हैं, कोई गैंग बस्ट कर दिया। ठीक है, और पता चलता है कि उनका कोई ना कोई मेंबर जरूर बांग्लादेशी है, इलीगली मूव किया हुआ। लीगल इमिग्रेशन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लीगल है ना, हमने ऐसे रास्ते दिए हैं कि आप आना चाहते हैं आप आए, इस रास्ते से आए, बॉर्डर टाप के ना आए। ठीक है ना, डंकी मार के मत आओ। लिंक टू सिटीजनशिप डिबेट्स, अब इसमें सिटीजनशिप की आपकी डिबेट, सीएए के टाइम जो भी आपके डिबेट्स के मेजर पॉइंट्स थे, पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं, जो आपके इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स थे वो यहाँ आ जाएंगे। एनआरसी के पैरेलल, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, एनआरसी क्या है, कब हुई थी, उसके क्या क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और स्पेशली जो क्लॉज 5B है, ये जो परेशान कर रहा है ना क्लॉज 5B, इसकी इंप्लीकेशंस ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, चैलेंजेस टू इंक्लूसिव वोटिंग इन इंडिया, ये सब आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कवर होता है। या हाय, सो अपन क्लॉज 5B के बारे में बात कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी जो एक्टिविटी स्टार्ट की है एसआईआर के नाम से, बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले बिहार में, उसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है, क्लॉज 5B। ये क्या कहता है, ये मैंने वर्बैटिम बताया है आपको। ये कहता है आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इंडिविजुअल्स सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग फॉरेन सिटीजन्स या फॉरेन नेशनल्स बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर इंक्वायरीज टू अप्रोप्रिएट सिटीजनशिप अथॉरिटीज और ट्राइब्यूनल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस। इसमें 3 पॉइंट्स मेन कवर हो रहे हैं कि आप किसी को आइडेंटिफाई करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कह के कि ये फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन सिटीजन्स हैं, इंडिया के नहीं हैं। किस बेसिस पे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या जो भी इंक्वायरीज करनी है ईसीआई को, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वेरीफाई करके। और तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो उनको रिपोर्ट कर देंगे या फिर उनको भेज देंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज या ट्राइब्यूनल्स के पास में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, अब ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये ईसीआई का काम नहीं है, और ईसीआई का ये कहना है कि मुझे ये करने का अधिकार यहां से मिला है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, इसका सेक्शन 22 और 23 जो है, यहां से मुझे ये अधिकार मिला। मुझे नहीं पता आधा व्हाइट में और आधा ग्रीन में क्यों आ रहा है, आई एम सॉरी, समथिंग हैपेंड, इसीलिए वीडियो में थोड़ा ब्रेक भी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, ये भी इस
इसमें भी इनको अधिकार दिया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें इनके पास में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में इम्प्लाइड राइट है, इम्प्लाइड अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो डिस्क्रिशनरी पावर्स आपको आर्टिकल 324 में मिलेंगी। ठीक है, तो ये मैंने क्लॉज 5 भी आपको बता दिया है। अपन ने देख लिया कि एनआरसी क्या होता है। ठीक है, यही देखते हैं अपन ने देखा एनआरसी क्या होता है, मैंने आपको बताया एसआईआर नाम की जो एक्टिविटी है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ी देर में इसी इशू के ऊपर हेयरिंग चलेगी, वहां पर बताएंगे कि उसको स्टे करना है एसआईआर को या फिर उसको कंटिन्यू करना है, वो फैसला आ जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्लॉज 5B क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, इसके लीगल वायलेशन क्या कहे जा रहे हैं। ठीक है, एनआरसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, आसाम एनआरसी की अपन ने बात करी, तो इसमें मैंने ओवरऑल आपको सारे टॉपिक्स ऐड करके बताए हैं। ठीक है, कीप एन आई आउट ऑन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कि वो क्या कहते हैं इस चीज के ऊपर। ओके, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, और उसके अलावा आर्टिकल्स के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखना है, आर्टिकल्स के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं प्री के एग्जाम्स में। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।